ये वर्ल्ड कप कुछ खास है जो कभी नहीं हुआ वो इस विश्व कप में हो रहा है। अब तक इस विश्व कप में अचंबा हुआ है। सबसे बड़ा स्कोर, विश्व कप में सबसे तेज शतक, सबसे ज्यादा रन चेज और अब तक दो बड़े अपसेट। लेकिन इन सब से परे एक और चीज है जिसने सबका ध्यान खींचा है और वो है जादू। जी हाँ, कोई मंत्र का सहारा ले रहा है तो कोई पर्ची का। आखिर इस जादुई खेल का राज क्या है, आज इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। बात टीम इंडिया के कल के मुकाबले की भी होगी। क्या प्लेइंग 11 में बदलाव होगा, इस पर भी बात करेंगे। और उसके पहले आपको आज के मुकाबले की जानकारी दे देते हैं। आज वर्ल्ड कप का 16वां मैच खेला जाएगा। आज के मैच में न्यूजीलैंड का मुकाबला अफगानिस्तान से होगा। ये मैच चेन्नई के एमए चिदम्बरम स्टेडियम में होगा। दोपहर 2 बजे खेला जाएगा ये मैच। मौजूदा चैंपियन इंग्लैंड को हराकर अफगानिस्तान ने और नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को हराकर विश्व कप में सभी टीमों के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। और आज होने वाले मैच में न्यूजीलैंड अफगानिस्तान को हल्के में लेने की गलती बिल्कुल नहीं करेगा। कीवी टीम टूर्नामेंट में अजय अभियान जारी रखना चाहेगी। तो वही दिल्ली में पिछले मैच में इंग्लैंड को 69 रन से हराने वाली अफगानिस्तान एक और उलटफेर करने के इरादे से उतरेगी। न्यूजीलैंड अभी तक अपने तीनों मैच जीत चुकी है। तो वहीं अफगानिस्तान को पहले 2 मैचों में बांग्लादेश और भारत ने हराया, लेकिन तीसरे मैच में आपको बता दें कि हशमतुल्ला शाहिदी की टीम ने इंग्लैंड जैसे धुरंधर को हराकर नया इतिहास रच दिया। न्यूजीलैंड की कमान एक बार फिर विकेट कीपर बल्लेबाज टॉम लैथम के हाथों में होने वाली है। ये मैच होने वाला है बेहद दिलचस्प और ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या न्यूजीलैंड अपने स्कोर को, अपने पॉइंट को बरकरार रख सकती है या फिर इस बार फिर जादुई करिश्मा करती हुई नजर आएगी अफगानिस्तान की टीम। तो देखिए, वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड की अब तक फिलहाल क्या हिस्ट्री रही है आपको वो बता देते हैं। इससे पहले कि हम आपको ले चले आज के मैच में क्या होने वाला है उस पर बात करने से पहले अफगानिस्तान, आपको बता दें कि 11 अक्टूबर को भारत ने 8 विकेट से हराया था। लेकिन उसके बाद जो कह सकते हैं कमबैक करती हुई अफगानिस्तान नजर आई, बहुत ही शानदार। और उस उलटफेर से अफगानिस्तान ने ये साबित देखे कर दिया है कि इस वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है। इसी बीच हमारे साथ मिलिंद वागले स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट और गौतम ललूत्रा स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जुड़ चुके हैं। आप दोनों का भारत 24 पर बहुत बहुत स्वागत है। मिलिंद, सबसे पहले आपके पास आना चाहती हूँ आज के मैच को लेकर। जिस तरह के बदलाव इस वर्ल्ड कप में देखने को मिल रहे हैं, क्या अफगानिस्तान एक बार फिर से ये उलटफेर करती हुई नजर आएगी आज के मैच में? मैंने पहले भी कह चुका हूँ कि मैंने इस अफ़गानिस्तान को करीबन 10-15 साल से देख रहा हूँ। वो ग्रेटर नोएडा में रह चुके हैं, वहाँ पर खेल चुके हैं, देहरादून में खेल चुके हैं। और ये अफ़गानिस्तान जो साइड है वो एक बहुत ही जोश से आई हुई है यहाँ पर। उनको तो कुछ लेना देना नहीं है। उनके कप्तान जो हशमतुल्ला, वो कह रहे थे कि दिस इज़ नॉट द फर्स्ट टाइम दैट वी आर गोइंग टू बी डूइंग दिस एंड दिस इज़ नॉट द लास्ट टाइम, यानी ये लास्ट आखिरी दफ़ा हम नहीं करेंगे। जब उन्होंने इंग्लैंड को हराया था, उनकी जो बैटिंग है अगर आप देखेंगे तो रहमतुल्लाह गुरबाज और जो इकरम अकील, वो अब ओकेजन के ऊपर राइज हो चुके हैं। उनके जो स्पिन बॉलर्स है, 3 जो बड़े स्पिन बॉलर्स है, रशीद खान जो लीड करते हैं और उनके साथ में मोहम्मद नबी और मुजीब और रहमान, और शायद वो चौथे स्पिनर नूर अहमद को लेने की इस मैच में संभावना है। लेकिन मैं तो कहूँगा कि उनकी जो 69 रन जो डिफीट इंग्लैंड को की थी और कल जो नीदरलैंड्स ने की थी, मैं आपको एक ही बात बताऊंगा। मैं 15 दिन पहले एम्स्टर्डम एयरपोर्ट से मुंबई आया था, स्किफल एयरपोर्ट से, और मेरे हवाई जहाज उनके जो स्टीवर्ड कैबिन को उनसे पूछा कि आपको क्या पता है कि नीदरलैंड्स की साइड क्रिकेट खेलती है? तो उन्होंने मुझे कहा कि क्रिकेट क्या होता है, हमें तो सिर्फ हॉकी और फुटबॉल पता है। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि आज नीदरलैंड्स की साइड, अफगानिस्तान की साइड जो है वो बनीज नहीं है। वो एक ऐसे मुकाम पे आके पहुंचे। आप अगर जाओ, मैं पुणे में हूँ अभी, कल की मैच इंडिया बांग्लादेश के मैच के लिए कमेंट्री के लिए आया हूँ। और अगर आपको याद होगा 27 साल पहले कीनिया ने वेस्ट इंडीज को हराया था। ठीक है मिलिंद, लौटूंगी मैं आपके पास और इस पर भी बात करेंगे। लेकिन एक बार छोटा सा मेरे को एक अपडेट दे दीजिए, पुणे में वेदर कैसा है? और बहुत ही अच्छा है, सुहाना मौसम है। मैं
184 किलोमीटर मुंबई से पुणे अभी अभी ड्राइव करके आया हूँ। विकेट अच्छी है, मैंने अभी थोड़ी देर पहले विकेट देखी है। यहाँ पर मैं हाईवे पे उतरा और विकेट देख के आया, विकेट अच्छी है। क्लाइमेटिक कंडीशंस तो 2 बजे थोड़ी गर्मी होती है, उमस बिल्कुल नहीं होती है। ठीक है, तो मौसम अच्छा लग रहा है। इंडिया बांग्लादेश के मैच में मजा आने वाला है, लेकिन उससे पहले बात कर लेते हैं चेन्नई में होने वाले मैच को लेकर। गौतम, आपका क्या टेक है आज के मैच को लेकर? गौतम, आप प्लीज खुद को अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है, बताएं। हाँ जी, तो जैसे मिलन ने बिल्कुल ठीक बोला कि अभी तक तो वर्ल्ड कप में टूर्नामेंट ऑफ अपसेट्स दिख रहा है। 2 दिन में 2 लगातार हमें बड़े अपसेट्स देखने को मिले, और आज भी अगर न्यूजीलैंड थोड़ी भी कंप्लीशन फ्री तो अफगानिस्तान के पास एक मौका मिल जाएगा। खासकर आज जहाँ पर मैच हो रहा है एम ए चिदम्बरम स्टेडियम, वहाँ पर हर बार स्पिनर्स की तूती बोली है। और इस वर्ल्ड कप में भी मैं सिर्फ आईपीएल नहीं बोलूंगा, अगर हम पहले तो मैच हुए इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड वर्सेस बांग्लादेश, दोनों में स्पिनर्स का अच्छा प्रभाव हुआ है। तो जैसे मिलन ने बोला कि दोनों टीम शायद से आज सीम की जगह स्पिन लोडेड अटैक के साथ उतरेगी। मुझे लगता है न्यूजीलैंड जो ट्रेडिशनली अपने सीमर्स पे जैसे कि ट्रेंट बोल्ट हो गए, लॉकी फर्ग्यूसन हो गए और सीम ऑलराउंडर्स पे निर्भर रहते हैं, आज ऐसे लगता है मुझे कि वो इश सोडी जो सेकंड स्पिनर है उनको मिचेल स्टैंटले के साथ मैदान में उतरे। और काफी बात हो चुकी है नूर अहमद के बारे में, पर अभी तक उनको वर्ल्ड कप में हमने देखने को मिला नहीं है। तो मे बी जो अफगान की जो स्पिन टिकड़ी है अभी तक जो कामयाब रही है, और इंग्लैंड के खिलाफ भी उन्होंने काफी अच्छा किया था, तो मे बी आज आप देखिए कि नूर अहमद है वो राशिद खान एंड मुजीब के साथ मैदान में उतरे। तो अच्छा मैच होने वाला है। और कल आपने देख ही लिया है कि एक सेशन आप ये देखेंगे कि दक्षिण अफ्रीका ने एक टाइम पे नेदरलैंड्स को 84-5 किया था, पर उसके बाद एक ऐसी फाइटिंग पारी उनके कैप्टन की तरफ से मिली और टेलेंडर ने रन जोड़ दिए कि जो 246 का टारगेट था उसको साउथ अफ्रीका चेज नहीं कर पाई। और एक बार विश्व कप में दोबारा वो उनकी जो पेरिनियल वीकनेस है कि जब भी साउथ अफ्रीका चेज करती है प्रेशर के अंदर चोक कर जाती है। तो हम इस टूर्नामेंट में किसी को भी मिनोस नहीं आंक सकते। और अफगानिस्तान तो जैसे मिलन ने बोला है कुछ अब 1.5 दशक से ऊपर हो गया अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खेलते हुए, तो के अपसेट करने की कैपेबल है। राइट, ठीक है गौतम। मिलन, मैं आपके पास लौटूंगी। एक नीदरलैंड की 14th रैंक वाली टीम ने तीसरी रैंक वाली टीम को हराकर विश्व कप में इतिहास रच दिया, और वो भी एक पर्ची की मदद से। साउथ अफ्रीकी टीम एक बार फिर चोकर्स क्यों कहलाती है वो साबित हो गया है। धर्मशाला में जो हुआ उसने बड़ी टीमों को ये बता दिया है कि किसी को भी हल्के में लेने की गलती नहीं करे। 3 दिनों में 2 बड़े उलटफेर हुए। 15 अक्टूबर को अफगानिस्तान ने डिफेंडिंग चैंपियन इंग्लैंड को 69 रन से हराया। 17 अक्टूबर को धर्मशाला में डच टीम ने साउथ अफ्रीका को 38 रन से मात दी। ये पहली बार नहीं था जब नीदरलैंड ने साउथ अफ्रीका को चौंकाया हो। 2022 के T20 विश्व कप में भी नीदरलैंड ने अफ्रीकी टीम को हराया था। 16 साल बाद वनडे वर्ल्ड कप में नीदरलैंड टीम को जीत मिली है, और इस जीत में बड़ी भूमिका निभाई एक पर्ची ने। क्या है इस पर्ची का राज, देखिए। जादुई पर्ची से नीदरलैंड ने जीत का परचम लहराया। चिट्ठी ने साउथ अफ्रीका को किया चित। धर्मशाला में डच आर्मी ने किया उलटफेर। प्रोटियाज पर जीत के साथ ही नीदरलैंड ने इस वर्ल्ड कप में दूसरा अपसेट किया। बारिश के कारण 43 ओवर के मैच में नीदरलैंड ने अफ्रीकी टीम को 246 रन का लक्ष्य दिया था, लेकिन टेम्बा बाबूमा की टीम 207 रन बनाकर ही ऑल आउट हो गई और नीदरलैंड ने 38 रन से मैच जीतकर इतिहास रच दिया। डेविड मिलर को छोड़कर टीम का कोई बल्लेबाज क्रीज पर टिककर नीदरलैंड के गेंदबाजों का सामना नहीं कर पाया। वैन वीक ने 3 और वैन डेर मेरवे ने 2 इंपॉर्टेंट विकेट लेकर अफ्रीका टीम की कमर तोड़ दी। एक समय इस मुकाबले में साउथ अफ्रीका की टीम हावी थी। नीदरलैंड के 82 रन पर 5 विकेट गिर चुके थे, लेकिन कप्तान स्कॉट एडवर्ड ने 78 रन की बेहतरीन पारी खेली और टीम को मुसीबत से उबार लिया। इसमें उनका साथ वैन डेर मेरवे और आर्यन डथ ने दिया। टीम का स्कोर 245 तक पहुंच गया। इस मैच में खेल के अलावा एक पर्ची ने सबका ध्यान खींचा। नीदरलैंड के खिलाड़ी अपने हाथ में पर्ची लेकर प्लानिंग करते दिखे।
इस मैच के दौरान कई बार देखा गया कि डच खिलाड़ी अपनी जेब से पर्ची निकाल रहे हैं, फिर उस पर्ची के मुताबिक बल्लेबाज के लिए फील्डिंग लगा रहे थे। हर बल्लेबाज के लिए पर्ची के मुताबिक अलग अलग फील्ड लगाई गई और इसका नतीजा ये निकला कि नीदरलैंड ने इतिहास रच दिया। ये रिपोर्ट भारत 24। मैच हमने देख लिया, पैकेज हमने देख लिया, सबके मन में बस एक ही सवाल है कि आखिर इस पर्ची का राज क्या है। लगातार हमारे साथ हमारे गेस्ट बने हुए हैं मिलिंद और गौतम। सबसे पहले मिलिंद आपके पास आना चाहूंगी और सवाल यही, क्या था इस पर्ची के अंदर? देखिए, पर्ची में कुछ तो स्ट्रैटेजी बिल्कुल होगी अपनी टीम से। उन्होंने पहले डिसाइड किया होगा कि ABCD, हम कहते हैं ना ABC प्लान है। मेरे हिसाब से तो Z तक शायद उनके प्लान वहां पर होगी। प्लान तो अच्छी थी, लेकिन मैं तो कहूंगा कि स्कॉट एडवर्ड्स की कप्तानी और उनकी जो कोहेसिव फोर्स थी, गौतम मेरे से शायद अग्री करेंगे कि उनकी जो कोहेसिव फोर्स थी एक साथ में आके करने की, नथिंग टू लूज। देखिए, मैं वापस वही दर्शाऊंगा, नेदरलैंड्स में सिर्फ 5000 लोग क्रिकेट खेलते हैं। मैं शिवाजी पार्क में रहता हूँ, बम्बई में, जो नर्सरी ऑफ इंडियन क्रिकेट है, जहाँ पर एक ग्राउंड के ऊपर 15000 खिलाड़ी प्रैक्टिस करते हैं। तो ये दर्शाता है, वो पर्ची में जो कुछ हो, उनमें जो जोश है। हम फुटबॉल अच्छा खेलते हैं, हम हॉकी अच्छा खेलते हैं, हम फेमस है ट्यूलिप फूल के लिए, हम नेदरलैंड से एक्सपोर्ट होते हैं फूल, ट्यूलिप्स के, डाइट्स के लिए फेमस है, चॉकलेट्स के लिए फेमस है। लेकिन आज ये वो बताएंगे, और कल उन्होंने बताया कि हम आज क्रिकेट के लिए भी फेमस है। तो पर्ची नो पर्ची, सिंपल बात है, जो उनकी जो टीम है वो आज होनहार टीम है मेरे हिसाब से। ठीक है, गौतम आपका क्या टेक है इसके ऊपर? क्योंकि मुझे तो ये कोई जादुई पर्ची लग रही है। मैं मैच देख रही थी, पर्ची में देखा जा रहा है, मैच की तरफ देखा जा रहा है और सडनली विकेट आ जा रहा है। क्या था आपके हिसाब से, क्या था उस पर्ची के अंदर? पहले तो मैं वही दोहराऊंगा जो हमारे वरिष्ठ स्पोर्ट्स पत्रकार मिलिंद ने इतने सारे एथलेटिक इवेंट्स किए हुए, और थोड़ा सा मैं उसके बाद आपके पॉइंट पे आऊँगा। नेदरलैंड्स एक ऑल स्पोर्टिंग नेशन है, जैसे कि जर्मनी, स्पेन, ऑस्ट्रेलिया। हम क्रिकेट का इतिहास निकाल दें और कभी भी यूरोप में देखेंगे, जितने टर्फ्स नेदरलैंड में है हॉकी के लिए, फुटबॉल के लिए, तो वो उसके ज़्यादा जाना जाते हैं। और अब आप ये देखेंगे कि आज 2 टाइम की विश्व विजेता वेस्ट इंडीज़, द माइटी वेस्ट इंडीज़, अगर इस वर्ल्ड कप में नहीं है तो उसका एक प्रमुख कारण ये है कि नेदरलैंड्स ने उनको ICC क्वालिफायर्स में हराया था। और दोबारा ये पॉइंट रिक्रिएट होता है कि जो सो कॉल्ड एसोसिएट नेशंस है, आप उनमें, और जो मेन विश्व स्तरीय टॉप फ्लाइट टेस्ट नेशंस है, उनमें वो गैप कम होता जा रहा है। जहाँ तक कि आपकी वो जादुई पर्चियों की बात है, क्या होने लग गया कि आजकल डेटा एनालिस्ट की वजह से इतने सारे मैचअप्स जो होते हैं, उनका जो समीकरण होता है कि कौन सा बॉलर किस बैटर के ऊपर ज़्यादा प्रभाव छोड़ सकता है। और जैसे मिलन ने बोला, आप कल की डेक देखेंगे, यूजुअली क्या होता है, अमूमन 8 में से 10 टाइम एक चेजिंग कैप्टन अपने सीमर्स को सामने लाता। बट कल हमने क्या देखने को मिला कि जब डिकॉक और बवूमा उतरे पिच में चेज करने के लिए, नेदरलैंड्स के कैप्टन स्कॉट एडवर्ड्स ने एक मास्टर स्ट्रोक लिया और स्पिनर्स को ले आए। और आपने देखा होगा पावर प्ले में कि उन्होंने ऐसा सिकंजा कसा, खासकर बवूमा की तरफ, की साउथ अफ्रीका कभी पावर प्ले में खुल के खेल नहीं पाई। और बवूमा के नॉन स्ट्राइकिंग एबिलिटी की वजह से ना तो बाउंड्री मार पा रहे थे, दबाव सब पे पड़ा। तो इससे फर्क पड़ता है कि आजकल जो ये डेटा एनालिटिक्स आ गया है, इसमें थोड़ा जो आपके पास मैचअप्स के वो होते हैं, वही वो पर्ची आपके सामने ग्राउंड में दिखी है, और सिर्फ एक फेज में नहीं किया, उसको रिपीट करते गए, और जो एंड रिजल्ट है सबके सामने कि एक नहीं, ये दूसरे टाइम डच ने साउथ अफ्रीकन को अपसेट किया वर्ल्ड कप में। राइट मिलिंद, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि क्या नियमों के अनुसार ये पर्ची का ऐसे इस्तेमाल करना अलाउड होता है गेम के अंदर? क्योंकि मुझे याद नहीं है मैंने लास्ट टाइम ऐसा कुछ होते हुए कब देखा था। देखिए, ऐसे कई प्लेइंग कंडीशंस मैंने पूरी पढ़ ली है जब मैं मैच देख रहा था, और ये पर्ची की जो एपिसोड है वो देख रहा था। तो प्लेइंग कंडीशंस में ऐसे कुछ भी नहीं लिखा है कि आप पर्ची वहाँ पर लेके नहीं अपने जेब में रख सकते हैं। तो पर्ची में जैसे अभी गौतम ने कहा कि अलग अलग स्ट्रैटेजीज उन्होंने अपने हुई, गई नई चीज़ है यहाँ पर आज। उन्हें हर दफ़ा जो प्लेइंग ग्राउंड के बाहर जाके एडवाइस लेना तो मुश्किल की बात थी, लेकिन पर्ची रखना, मेरे तो 45-48 साल के जो क्रिकेट कमेंट्री में कर रहा हूँ, तो उसमें पर्ची रखना कोई इलीगल बात तो बिल्कुल नहीं है। तो लीगल है, और उन्होंने एक इनोवेटिव, आज क्रिकेट या स्पोर्ट्स इनोवेटिव बन गया है। और जैसे हमने कहा, उन्होंने आज उनका जो सबसे सीनियर खिलाड़ी है, 38 ईयर्स ओल्ड, 38 साल का, जिसे बुलडॉग के नाम से कहा जाता है, वैंडर मर्व,
उनकी बॉलिंग 38 इयर्स के ऊपर उन्होंने की, जैसे उनके बाकी के एकरमैन ने की, दत्ता ने की, तो ये बताता है कि उनके जो स्पिन अटैक भी अच्छी है, पेस अटैक अच्छी है, बैलेंस साइड है, और उनको हम राइट ऑफ नहीं कर सकते हैं। पर्ची शायद नई ट्रेंड बनेगी, मैं एक लाइटर साइड पे कहूँ, अभी आगे भी देखने को मिलेगा। चलिए ठीक है, पर्ची का आप दोनों ने मुझे लॉजिकल एक्सप्लेनेशन दे दिया। मैं एक और सवाल करती हूँ, इसका लॉजिकल एक्सप्लेनेशन जरा दीजिएगा मिलन। हमने देखा हार्दिक पांड्या को बॉल के ऊपर मंत्र फूंकते हुए और उसके तुरंत बाद उन्होंने उसी गेंद पर विकेट लिया है। इस पर आप क्या कहेंगे? वर्ल्ड कप ये जादू से चलने वाला है क्या? कभी पर्ची कभी मंत्र, क्या अंधविश्वास है ये? देखो, हम एज कमेंटेटर जब कमेंटेटर्स बॉक्स में जाते हैं तो हम वहाँ पर जो कमेंटेटर्स बॉक्स का दरवाजा है वहाँ पर अपने हाथ लगा के लॉर्ड गणेश या अलग अलग जो भगवान हैं उनसे कहते हैं आज की मेरी कमेंट्री अच्छी हो। मैंने 100 टेस्ट मैचेस किए होंगे, 200 ओडीआईज किए होंगे, 50-60 T20s किए होंगी, लेकिन मैं फिर भी भगवान में विश्वास करता हूँ। और अगर आप ये पिक्चर देखेंगे आपके स्क्रीन के ऊपर, तो हर एक जो नेशन है, और भारत में ज़्यादातर, क्योंकि हमारे पास करोड़ों देवता और देवियाँ हैं, नवरात्र के अभी जो माहौल चल रहा है, तो उसमें उन्होंने जो किया, मेरे हिसाब से एक आप बिलीफ होती है, आप विश्वास रखते हैं, तो वो बिलीफ में मेरे ख्याल से कोई गलत बात नहीं होती है। तो हो सकता है आने वाले मैचेस में भी हमें कुछ इस तरह का एपिसोड देखने को मिले। खैर, आप दोनों बने रहिए मेरे साथ, एक बार फिर से लौटूंगी मैं आपके पास। और अब बात टीम इंडिया के अगले मुकाबले की, जो कल बांग्लादेश के खिलाफ पुणे में खेला जाएगा। विश्व कप में अब तक जो लटफेर हो रहे हैं, उससे रोहित की सेना भी सतर्क हो गई होगी और शाकिब की टीम को किसी भी हाल में हल्के में नहीं लेगी, क्योंकि देखिए आंकड़े कहते हैं कि 2019 विश्व कप के बाद दोनों टीमों के बीच 4 मुकाबले खेले गए, जिसमें 3 में बांग्लादेश को जीत मिली, भारत एक ही मैच जीत पाया। लेकिन जो सवाल सबके मन में है वो ये है कि क्या कल टीम इंडिया के प्लेइंग 11 में कोई बदलाव होगा? बांग्लादेश के खिलाफ टीम में क्या बदलाव किया जा सकता है? बांग्लादेश के खिलाफ टीम में होगा बदलाव। सूर्या शमी को प्लेइंग 11 में मिलेगी जगह। रोहित विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ करेंगे छेड़छाड़। पुणे में जीत का परचम लहराने के इरादे से उतरेगी टीम इंडिया। बांग्लादेश को हराकर सेमीफाइनल में अपनी जगह को और मजबूती से पेश करेगी टीम इंडिया। लेकिन एक सवाल जो हर किसी के मन में है वो है कि क्या बांग्लादेश के खिलाफ प्लेइंग 11 में कोई चेंज होगा? वर्ल्ड कप 2023 के लिए बीसीसीआई ने जो 15 भारतीय खिलाड़ी चुने हैं, उसमें से अब तक 13 कम से कम एक मैच खेल चुके हैं, लेकिन 2 खिलाड़ी अभी तक बाहर बैठे हैं, सूर्य कुमार यादव और मोहम्मद शमी। तो ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें एक भी मैच खेलने का मौका नहीं मिला। सूर्य कुमार यादव मिडिल ऑर्डर के बल्लेबाज हैं, लेकिन दिक्कत यह है कि इस वक्त वहां पर केएल राहुल, श्रेयस अय्यर अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में सूर्य के लिए जगह ही नहीं बन पा रही। अगले मुकाबले में भारतीय टीम का सामना बांग्लादेश से होगा, जिसे टीम इंडिया हल्के में नहीं लेना चाहेगी। रोहित विनिंग कॉम्बिनेशन से छेड़छाड़ भी नहीं करना चाहेंगे। ऐसे में हो सकता है कि बांग्लादेश के खिलाफ भी सूर्य कुमार यादव को मौका ना मिल पाए। और जहां तक बात मोहम्मद शमी की है, तो उन्हें भी अब तक एक भी मौका नहीं मिला। दरअसल कप्तान रोहित शर्मा, हेड कोच राहुल द्रविड़ और टीम मैनेजमेंट की रणनीति समझ आ गई है। उन्हें नंबर 8 तक बल्लेबाजी चाहिए, यानी शार्दुल ठाकुर और अश्विन में से एक नया खिलाड़ी खेलेगा ही। कौन प्लेइंग 11 का हिस्सा होगा, ये काफी कुछ पिच पर देखकर ही तय होगा। ऐसे में मोहम्मद शमी की जगह भी बनती नजर नहीं आती। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। टीम इंडिया के प्लेइंग 11 को लेकर पूर्व भारतीय क्रिकेटर अतुल वासन ने क्या कहा है, आपको सुनवाते हैं। सेमीफाइनल के बाद जो नॉकआउट गेम्स होती हैं, वो एक दिन आपका खराब हो गया तो बहुत कुछ सही पढ़ना चाहिए, सिक्के पढ़ने चाहिए आपके खानों में, तभी आपको वर्ल्ड कप मिलता है। आप बहुत अच्छा खेल लें और बाद में आपका जो है ना बिजनेस एंड की तरफ आपका जो फिनिश अच्छा ना हो कई बार, और 1-2 इंजरीज हो जाए, तो वही डर लगता है। तो मुझे लगता है थोड़ा पेस करें अपने आप को, थोड़ी बेंच स्ट्रेंथ जो है अब आपका थोड़ा कंफर्टेबल आ गया है, तो उनको भी खेलने का मौका दीजिए, क्योंकि शमी को भी खेलना बहुत जरूरी है। सूर्य कुमार यादव को खिलाएं, मुझे लगता है ईशान किशन को एक आधा मैच और मिले। तो मुझे लगता है कि ऐसा ये सारे प्लेयर रवा रहे, तो कोई पता नहीं कि जब नॉकआउट आए किसकी क्या आपको क्या जरूरत पड़ जाए। तो आखिर किसकी जरूरत टीम इंडिया को बांग्लादेश के खिलाफ पड़ने वाली है, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। मिलिंद और गौतम हमारे साथ लगातार बने हुए। गौतम, सबसे पहले आपका रुख कर रही हूँ। टीम इंडिया के पास विनिंग कॉम्बिनेशन है, सामने होने वाली है बांग्लादेश। क्या लगता है, विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ जाया जाएगा या टीम में कोई बदलाव देखा जा सकता है? देखिए, इसको 2 तरीके से लिया जा सकता है। पहली बात तो ये बोलते हैं कि शुरुआत अच्छी हुई है, 3 आउट ऑफ 3 विन्स के साथ इंडिया एक प्रबल दावेदार सेमीफाइनल्स के, तो विनिंग कॉम्बिनेशन को टिंकर मत कीजिए।
पर दूसरा सवाल ये खड़ा होता है कि आप किस प्रतिद्वंदी के साथ कहाँ पर खेल रहे हैं। और मैं इसमें ज़रूर बोलूँगा, और ये एक मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है और ये काफ़ी लंबा चलने वाला है, राउंड रॉबिन। और ये मैं ज़रूर बोलूँगा कि नो डाउट इंडिया अभी अच्छी स्थिति में है, बट कौन सा फेज कब चेंज होता है, जैसे कल आपने साउथ अफ्रीका के साथ देखा, राइट। तो मैं ये मानूंगा जो आपकी डेप्थ है, जैसे कि अतुल वासन जी ने भी बोला, कहीं ना कहीं अब आपके पास वो मौका है 3 विन्स के बाद आप उसको टेस्ट कर सकते हैं। हमारा पहला टारगेट है डेफिनेटली सेमीफाइनल्स पहुंचना और हम 3 मैच जीत गए, तो मैं ये चाहूंगा कि कहीं ना कहीं बुमराह तो खेलने चाहिए क्योंकि वो अच्छे विकेट टेकिंग फॉर्म में। सिराज का फॉर्म जो मैंने देखा है थोड़ा अप एंड डाउन रहा है, तो हो सकता है बांग्लादेश के साथ 4 आउट ऑफ 4 करने के लिए मोहम्मद शामी को इंक्लूड किया जाए। ये मेरा ओपिनियन है, लोग अलग इस पर राय रख सकते हैं। सेकंड में ये बोलूँगा कि अभी तो हमारी मिडिल ऑर्डर अच्छी स्टेबल लग रही है, सबके तरफ से 30-40 लगातार आ रहे हैं, हिटमैन इज लीडिंग द चार्ज। बट कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि अगर सूर्य कुमार यादव का आपने चयन किया टॉप 15 में वर्ल्ड कप के, तो वो कब मैदान में उतरेंगे, और कहीं ये ना हो जाए कि इंडिया टॉप 4 में क्वालिफाई करके नॉकआउट्स में पहुंच जाए और हम ये चाहते नहीं जिंक्स हो, तो थोड़ा मैच प्रैक्टिस देने के लिए, क्योंकि आपके पास 3 विन्स तो है आपके बैक में, तो ये अच्छा एक टेस्टिंग राउंड हो सकता है कि मे बी दो इट विल बी लिटिल हार्ड ऑन श्रेयस अय्यर, आप सूर्य कुमार यादव को इंक्लूड कर सकते हैं और उनको भी टेस्ट कर सकते हैं। तो डेफिनेटली जो आपका 15 मैन स्क्वाड है, डेप्थ है, उसको ये टेस्ट करने का 2 खिलाड़ियों का मैं बोलूँगा, और थोड़ा ग्राउंड पे मिलन ज़्यादा अच्छा जानकार है क्योंकि सर वहाँ पर गए हुए, देखना पड़ेगा पुणे की ग्राउंड कैसे है। मैं हर बार ये बोलूँगा कि शार्दुल और अश्विन के बीच में आप रोटेट कर सकते हैं। ठीक है मिलिंद, मैं बहुत ज़्यादा असमंजस में हूँ क्योंकि मेरे दिमाग में दोनों चीज़ें चल रही है। पहली चीज़ तो ये कि जो ये उलटफेर का दौर चल रहा है, कहीं इंडिया इसकी चपेट में ना आ जाए, क्योंकि देखिए बांग्लादेश ने पहले भी इंडिया को चौंकाया है। एशिया कप का सुपर फोर्स हमें याद है, साल 2007 हमें याद है, साल 2019 हमें याद है। 2007 में राहुल द्रविड़ कप्तान थे, उनकी कप्तानी में हम उनसे हारे। अब वो कोच है, क्या वो एज अ कोच कैप्टन का बदला लेंगे? फिलहाल रोहित के दिमाग में क्या चल रहा होगा? और 2 प्लेयर्स जिनको अभी तक इस वर्ल्ड कप में मौका नहीं मिला है, स्काई और शमी, क्या उनको मौका मिलता हुआ नजर आएगा? मेरा तो राय अलग है थोड़ा सा अतुल वासन से, कि ये मैच जो है बांग्लादेश के खिलाफ वो बहुत ही इम्पोर्टेंट मैच है। अभी आपने कहा कि नीदरलैंड्स और अफगानिस्तान ने जो अपसेट किया, बांग्लादेश भी अपसेट कर सकता है, लेकिन अगर आप आगे देखेंगे तो सबसे वीक टीम बांग्लादेश हमारे खिलाफ है अभी। और मैं तो ये कहूँगा कि जाके बांग्लादेश के खिलाफ पहली बैटिंग करो। मैंने जैसे आज सवेरे विकेट देखी है, अच्छी विकेट है, बैटिंग विकेट है, तो उसके ऊपर पहले बैटिंग ले लो, 300 साढ़े 300 रन कर लो और उनके ऊपर प्रेशर डाल दो, ये मैच जीत लो और फिर उसके बाद आप 1-2 चेंजेस कर लो अपने साइड में। लेकिन अगर ये मैच खुदा ना करे हम हर ले, तो फिर प्रेशर वापस आपके ऊपर आ जाएगा। तो इसके लिए वो कहते हैं विनिंग कॉम्बिनेशन को कभी ना छेड़ो, कभी मत उसको बदलो। ये मैच, यही जो लास्ट 2 मैच या 3 मैच से हम खेल रहे हैं, उसके ऊपर आप टिके रहो। तो कहीं भारत अगर 44-5 हो गया तो फिर क्या करोगे आप? तो मेरे हिसाब से आपने ये नहीं करना चाहिए, यही आपके प्लेइंग 11 होनी चाहिए जो लास्ट 3 मैच में आप खेल चुके हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी। हमारे साथ थे मिलिंद वागले और गौतम ललूत्रा, दोनों स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, और फिर मुलाकात होगी उनसे